दूसरी बात ये कहेंगे कि जो ये कागजात दिए, ये इतना सा जो कागज दिया, ये पर्यावरण मंत्रालय की जो 2006 की अधिसूचना उसके पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने आपको बताना चाहिए था कि प्रभावित लोग कौन हो रहे हैं, उनकी सूची देनी चाहिए थी। 97 लोग कौन से थे, उसके अलावा 16 गांव के लोगों की सूची देनी चाहिए थी। उसके अलावा कितने लोगों को नौकरी मिलेगी आप बता दीजिए। एक बांध भी पूरे उत्तराखंड के अंदर में 70% रोजगार मिलने की योजना है ना साहब, नीति कानून है ना। किसी भी परियोजना में क्या 70% छोड़ दीजिए 50% रोजगार मिला। हमारी यमुना घाटी के बच्चे दिल्ली के अंदर में जाते हैं, अभी आने वाले समय में यहाँ से गायब होना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो पर्यटन के क्षेत्र में जाएंगे यमुना वैली में। गलत तो नहीं कह रहा, बताइए, जाएंगे ना पर्यटन के लिए। हमारा तो इतना सुंदर पर्यटन का काम है जिसमें कि सोना उगलने वाली नदियां हैं, ऐसे में आप बांध बांध रहे हैं, मगर आपने इसमें कहीं नहीं लिखा कि उस पर्यटन के ऊपर में इस बांध का क्या असर पड़ेगा। और जो बांध की झील से पर्यटन की बात कही गई है, आपका जहां दफ्तर है उस दफ्तर के मैं निवेदन से कह रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा एडीएम साहब, क्योंकि मौका मिला इतने लोगों की जो जानती नहीं वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने, धन्यवाद, आपने जो जहां दफ्तर है आपका उसके सामने एक बांध है मनेरी भाली 2, मनेरी भाली 1, दोनों बांध आज तक उतनी बिजली पैदा नहीं कर पाई जितनी करनी चाहिए, एक भी दिन नहीं। मगर मनेरी भाली 1 से अचानक से पानी छूटा 2006 में, 3 लोग बह गए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। 2010 के अंदर में 2009 में नवंबर के अंदर में 12-13 नवंबर में, तारीख थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, अचानक से बांध कंपनी ने टेस्टिंग करने के लिए पानी छोड़ा और पानी से 2 युवक बह गए, जवान लड़के 22 साल के। उस समय पुरुषोत्तम साहब थे डीएम साहब, हम उनके पास गए, एक व्यक्ति मर गया लड़का। वो बोले कि लोग लालची होते इसलिए नदी में गए होंगे, नदी सूखी थी और लड़के मछली पकड़ने गए थे। हमने कहा लोग लालची नहीं, गरीब थे इसलिए लोहा बीनने गए। उनको कितना मुआवजा मिला होगा? आप 5 लाख की बात कर रहे हैं। अब जीवित है, जमीन है, तब उनको मरने के बाद 15,000 भी मुआवजा नहीं मिला। साहब बताइए 15,000 से ज्यादा मिला क्या जी? मगर आप नोट कर लीजिए कि मरने की कीमत 15,000 नहीं मिली तो आपको पुनर्वास की कीमत क्या मिलेगी। और दूसरी बात ये, जब इसी उत्तरकाशी जिले के अंदर में जब दोनों परियोजनाएं उतना काम नहीं कर पा रही, तो ये परियोजना कैसे, इसकी गारंटी क्या है? इसकी गारंटी क्या है कि इतना पूरा त्याग तपस्या के बाद हम सब कुछ दे देते हैं, उसके बाद भी क्या आपका बांध उतनी बिजली पैदा करेगा? क्या नागपा झाकड़ी परियोजना जो कि सतलुज जल विद्युत निगम के साल में कितने दिन काम करती है बता दीजिए? सिल्ट की वजह से बंद हो जाती है। बता दीजिए, जब लीन सीजन होता है, सर्दियों के मौसम में जब ग्लेशियर से पानी कम होगा तो पानी नदी में नहीं होगा साहब। पानी जो 4 किलोमीटर की लंबी सुरंग है, इसमें बिजली पैदा करने के लिए होगा। और ये एक भ्रम, एक साथी ने कहा था देश के लिए बिजली, तो भूल जाइए देश के लिए बिजली नहीं होती। और वो देश कौन सा है? मैं भी सामाजिक जीवन में हूँ, 25 साल से बांधों के खिलाफ लड़ रहा हूँ और बहुत बांध रुके भी लोगों के साथ में मिलकर के। हम वो देश ढूंढ रहे हैं जिस देश के लिए बिजली बनती है। ये जितने लोग हैं, जो 97 लोग इस देश के निवासी नहीं है, इस देश के निवासी सभी लोग हैं, हम सब लोग इस देश के निवासी हैं। हम सबका विकास होना चाहिए। और जो बांध चाहते हैं, जो कहते हैं कि बांध से विकास होता है, हम पूछना चाहते हैं साहब, इस कागज में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो लोग बांध चाहते हैं उनको क्या मिलने वाला है, उनकी तनख्वाह कितनी है, उनकी अभी तक जरा एक आर्टिकल और डालिएगा और पूछिए कि 5 साल के अंदर में सतलुज जल विद्युत निगम के यहाँ के कार्यालय में कितना खर्चा हुआ, नौकरी का और उनके खाने का और उनके आने जाने का, उनके गेस्ट हाउस और किन किन अधिकारियों पे खर्च हुआ, आपको मालूम पड़ जाएगा साहब। हम जानना चाहेंगे कि जब लोगों को ये तक नहीं मालूम कि बांध से पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव होंगे। सभी वक्ताओं ने, हमने सुना है, सभी वक्ताओं ने बोला कि बांध से अच्छे भी प्रभाव होंगे, बुरे भी। अरे जरा कोई तो बता दो कि बांध से बुरे प्रभाव क्या होने वाले हैं साहब? पूरी घाटी बर्बाद होने वाली है। और हम ये जानना चाहते हैं कि अभयारण्य बगल में है गोविंद पशु विहार, लोग आजादी के बाद सड़क नहीं प्राप्त कर पाए, 6-7 किलोमीटर लंबी सड़क। जयराम रमेश जी से अभी फिर मिलने वाले हैं, फिर कहेंगे कि साहब पहले सड़क दो उसके बाद बांध करो, धरना करके उनके कमरे के अंदर में घुस के पकड़ो, जरूर पकड़ेंगे। वादा करता हूँ अभी 9 तारीख को फिर मिलेंगे और जाकर के भी मिलेंगे और कल भी बात रखी है उनके सामने। क्यों? आजादी के बाद सड़क तो बनी नहीं, बांध के लिए अनुमति कैसे मिले? अगर देश के लिए बांध है तो जो लोग रहने वाले हैं वो भी देश के नागरिक हैं,
और जो जखोल साकरी और आसपास के गांव के लोग हैं, वो देश के नागरिक हैं, उनके लिए सड़क पहले होनी चाहिए। इसीलिए बात है कि बांध नहीं सड़क चाहिए। इसलिए आप वो नोट कर लीजिए कि बांध नहीं सड़क चाहिए साहब, क्योंकि आप दोबारा कब आ पाएंगे यहाँ पर? क्यों साहब जी, वो जो पांडे जी ने कहा मैं आता रहूंगा। और हम पूछना चाहेंगे, ये इसमें तो लिखा ही नहीं है, और ये जो हमें अंग्रेजी का सबक सिखाने वाली किताबें हैं, टोडरिया साहब ने श्रीनगर यूनिवर्सिटी ने, जो कि आजकल यूनिवर्सिटी का बहुत भला करेंगे, जो कि तमाम बांध परियोजनाओं में जाकर के सर्वे कर रही है, ये बना रही है, पैसा कमा करके यूनिवर्सिटी को शायद प्रोफेसरों को दे रही है, पढ़ाई का काम तो कर नहीं रहे, जो कि करना चाहिए, ये आक्षेप है उनके ऊपर में। मगर इसके अंदर में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि इस बांध के विकल्प क्या हो सकते हैं। ये किसी भी EIA के नोटिफिकेशन में EIA की एक शर्त होती है, EIA पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, इसके अंदर में होता है कि लिखना पड़ता है ये EIA बनाने वाले ठेकेदार को, जिसको शायद 2-5 लाख रुपए मिला होगा, जब उत्तर देंगे तो टोडरिया साहब बताएं कि ये कागजात बनाने के लिए कितने लाख रुपए मिला। तो इसके अंदर में इस बांध का कोई विकल्प नहीं लिखा हुआ। फिर ये वाली बात की पशुओं के चारागाह का क्या होगा? यहाँ पर आए तो मोरी के अंदर में एक होटल के अंदर में उसने हमें पनीर और दूध दिया और मक्खन दिया। कहाँ का? यहाँ के गुजरों। उन गुजरों में क्या असर पड़ेगा? चारागाह खत्म होंगे। आप जाकर देख, मैं आप सबसे कहूंगा जो बांध के पक्ष में, कृपया चलिए, चंदा करिए, ये कंपनी वालों से कहिए, आपको जरा जखोल साकरी नाथपा झाकड़ी लेकर के जाए, नाथपा गांव लेकर जाए, संजय परियोजना डूब रहे उसको जाकर के दिखाएं, रामपुर परियोजना में क्या वो उसको देखें, और लोरी में परियोजना 7 तारीख को जनसुनवाई होने वाली है, कंपनी के अधिकारी बता दे वहां पर भी विरोध का झंडा गड़ने वाला है। वहां पर क्या किया इन्होंने, जरा ये बता दें कि दूसरी परियोजनाओं में जो लोगों ने आपके सामने मुद्दे रखे हैं, उन मुद्दों पे क्या हुआ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी अपनी ओर से क्या कोई स्वीकृति देता है? साहब देते हैं? बांध के लिए कोई स्वीकृति देते हैं? कोई स्वीकृति नहीं होती। अच्छा, मगर क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी किसी परियोजना के प्रदूषण को होने से रोकना है? बताइए। नहीं, बोला आप परियोजना से कोई प्रदूषण या पर्यावरण को हानि होती है, उसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? बताइए। बोलिए सर, बोलिए। भाई मैं ये कह, देखिए, ना तो मैं आपके बांध के विरोध में हूं और ना समर्थन में, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूं, साहब बताएं, निवेदन, देखिए आपने मुझे मौका दिया, बहुत आभारी हूं जोशी जी, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी है कि बांध बनने के बाद बांध के असरों को वो देखेंगे या नहीं? सर बताइए। हाँ या ना बताइए? नहीं सर बताइए, भाई जवाब देना चाहिए। नहीं, कह रहे कि क्या वो साहब जोशी जी फिर से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्या ये जिम्मेदारी है कि वो किसी भी बांध परियोजना की निगरानी करे और देखे कि उसमें प्रदूषण हो रहा है या नहीं, उसके मापकों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं, मानकों का। मैं पहली वाली बात का जवाब दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि क्या प्रदूषण बोर्ड की जिम्मेदारी है या नहीं, किसी डैम से या किसी पावर प्रोजेक्ट से प्रदूषण होता है उसके रोके या न रोके? नहीं, वो हमारे होता या नहीं होता? अरे होता या नहीं होता? मैंने अदालत में शपथ पत्र नहीं दिए, सामने फिर कह रहा हूँ आपके, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी क्या होती है कि वो ये देखे कि परियोजना से प्रदूषण हो, उसकी निगरानी करे। प्रदूषण बोर्ड की जिम्मेदारी है, जब परियोजना के अंतर्गत जब परियोजना तैयार हो जाती है तो कंसल्टेंट ऑपरेट के लिए जब वो आता है हमसे मांगने, तो कंसल्टेंट ऑपरेट के टाइम पे जो उसे मिनिस्ट्री की तरफ से कंडीशंस फॉर्म होती हैं, उन कंडीशंस को फुलफिल करा है या नहीं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल करी गई हैं तो उसे कंसल्ट टू ऑपरेट दी जाती है, अन्यथा उसे कंसल्ट टू ऑपरेट नहीं दी। बहुत बढ़िया। हम पूछना चाहेंगे कि कितनी परियोजनाओं को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देखा है, और नहीं तो मैं बता दूं, जोशी साहब ने मुझे कहा था, जोशी साहब जिस समय सुप्रीम कोर्ट के एपीलेट अथॉरिटी काला साहब आए थे हमारे मुकदमे के दौरान, काला साहब जो कि जज थे वो आए और प्रदूषण बोर्ड के जोशी जी के साथ मैं भी घाटी को घुमा था, देखा था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास 5 लोगों का स्टाफ है हमारे, और सच में सच्चे व्यक्ति है वो, उन्होंने बात कही थी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास में स्टाफ नहीं है जो ये देखे कि एक एक परियोजना में क्या
क्या हो रहा है? साहब कहा है नहीं एग्री। अगर ये स्थिति है तो आज बांध की स्वीकृति होने के बाद जब कोई नहीं आएगा तो बांध को जन सुनवाई कैसे? जो जन सुनवाई कर रहा है, जो पैनल है, उसकी अगर बाद में कोई जिम्मेदारी नहीं तो हम क्या करेंगे? बिना जानकारी जन सुनवाई बंद करो।